तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 451 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को सेवी विंग्स की वहाँ पे झलक मिल चुकी होती है, लेकिन वहाँ पे लू फेंग वहाँ पे बार बार भेजने के बाद भी वहाँ पे मर चुका होता है। यहाँ पे लू फेंग का मोसा क्लैंसमैन उस नाइट लेयर को पास ही नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन लू फेंग यहाँ पे रुकने वाला कहाँ था, वो वहाँ पर भेज रहा होता है वहाँ पर, ताकि वो उसको ले सके, ताकि वो जान सके कि आखिर वो है क्या। लेकिन वहाँ पे वो उन दोनों की कनेक्शन लू फेंग को समझ नहीं आ रही थी। सडनली लू फेंग सोचते सोचते ये कहता है, डोमेन टाइप 2 ट्रेजर मेरे पास आइस एंड ओशन है। आइस एंड ओशन एक डोमेन टाइप 2 ट्रेजर जो कि एन योंग मास्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है, जबकि उसने फायरस्टोन मास्टर को रेस्क्यू किया था। लेकिन तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कहती है, हाँ ह्यूमन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एक बंदा आ चुका होता है जो कि लू फेंग पे अपने डोमेन में कैद किए हुए होता है। और यहाँ पे वो बंदा कोई और नहीं, डोमेन वाला बंदा होता है जो कि एन योंग मास्टर होता है, जो कि लू फेंग की तरफ देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं भी इस एरिया की तलाशी ले रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मैं ही तुम्हें पाऊँगा। और तुम सामने आ चुके हो, मैं कितना लकी हूँ। तुम कमजोर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, और तुम इतने इनर एरिया में जाना चाहते हो, तुम यहाँ पे नहीं बच सकते हो। यहाँ पे एन योंग को लग रहा था कि वो लू फेंग से पावरफुल है, यहाँ पे वो आज उससे बदला लेकर रहेगा। यहाँ पे दिखाया जाता कि वो मैसेज भेज देता है कि उसने लू फेंग को पा लिया है, और वो कोऑर्डिनेट को अपने जितने भी रेसेस के बंदे होते हैं उन सबको भेज दिया होता है। वो कहता मैं कितना ही लकी हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है टाइटल पीक सेक्टर को, जहाँ पे उसको पता चलता है कि हाँ वो आ रहा है। एन योंग मास्टर को वहाँ पे 40 मिनट लगने वाले थे वहाँ पे आने के लिए, एन योंग मास्टर वहाँ पे आने वाला होता है। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि यहाँ पे ग्रेट बीइंग डिवाइन आई लू फेंग की तरफ देख रहा होता है और कहता है, ह्यूमन लू फेंग, तुम्हारे पास एक ट्रू ट्रेजर है जो कि कंट्रोल कर सकता है स्पेस और टाइम को, चलो अब वो हमारा ही होगा। वो बंदा एन योंग मास्टर के इंतजार करने लगता है ताकि वो आके लू फेंग पे अटैक करके अपना बदला ले सके। लू फेंग भी वहाँ पे खड़ा हो जाता है, उसे पता चल जाता है, वो भी एन योंग मास्टर की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो वहाँ पे आ चुका होता है। और फिर एन योंग मास्टर हंसते हुए कहता है, मैंने कभी भी ये पर्पस भी नहीं किया है, मैंने पहले से ही यहाँ पे इंस्पेक्ट करना शुरू किया था। तुम वो इंसान हो जो कि यहाँ पे आए हो, पहले से मैं यहाँ पे मौजूद था और तुमने खुद से अपनी मौत को चूज किया है, मुझे मत ब्लेम करना। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि क्या मौत। अब यहाँ पे एन योंग मास्टर लू फेंग की तरफ देख कर कहता है, लाइफ से लिमिटेड इटर्निटी को मार पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, यहाँ पे तुमको मारने का ही एक ही रास्ता है, तुम इटर्निटी को तो नहीं जीत सकते हो ना। अब लू फेंग यंग ऑन मास्टर लू फेंग पे अटैक करने की जल्दबाजी नहीं करता है, वो कॉन्फिडेंट था कि वो लू फेंग को हरा देगा और लू फेंग उसे नहीं हरा पाएगा, लेकिन लू फेंग स्टे अलर्ट रहता है। लू फेंग यहाँ पे उसके बारे में देखने लगता है। लू फेंग कहता है कि सच में तुम पावरफुल हो, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे नहीं मार सकते हो। अब लू फेंग कहता है कि यहाँ पे मारने का एक ही रास्ता नहीं है और तुम्हें क्या पता कि कौन मरने वाला है। यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, छोटे बच्चे, मैंने कई सारे पावरफुल बंदे को मारा है, तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, तुम क्या ही मुझसे फाइट करोगे। वो उस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे लू फेंग भी उसकी पावर को देखकर हैरान हो गया होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और यहाँ पे लू फेंग उसकी स्पीड को देखकर कहता है कि इसलिए तो फायरस्टोन मास्टर उसको रेसिस्ट नहीं कर पाया था। लू फेंग ने उसके अटैक को रोक लिया, जिसको देखकर वो लू फेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो सच में पावरफुल हो, तुम्हारा ब्लेड फाइन है, तुम देखने में कमजोर लगते हो, लेकिन तुम्हारी ब्लेड टेक्निक सच में अल्टीमेट टेक्निक है। और लू फेंग को कम्प्लीमेंट दे रहा था, लेकिन लू फेंग की तरफ बढ़ जाता उसको मारने के लिए। लू फेंग सोचता है कि शायद मुझे अपने आई एम द यूनिवर्स को यूज करना चाहिए। वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसको देखकर यांग मास्टर कहते हैं, डैम तुम यहाँ पे मुझे रोकना चाहते हो। इसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है। लू फेंग अपने स्टार टावर को निकालता है, जिसको शटर बना लेता है, उसके सेकेंड लेवल को यूज़ करता है और उस पर अटैक कर देता है। इसी के बाद लू फेंग अपने सुप्रीम टेक्निक
आई एम द यूनिवर्स को भी यूज़ करना शुरू कर देता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उस शटर से गोल्डन फ्लेम्स निकलने लगते हैं और उसी से वो उस पर अटैक कर देता है और दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो अपने स्टार टावर से अटैक किया होता है और एक ही झटके में 50% अनडाइंग बॉडी वीकेंड हो जाती है और लू फेंग ने उसको एक ही अटैक में इतना कर दिया होता है डैमेज, जिसके बाद लू फेंग अपने जितने भी सेविंग्स पावर फ्लेम सैंड कप पावर मिनिएचर यूनिवर्स इन सबको कंबाइन करके उस पर अटैक कर देता है। अपनी फुल पावर से उस पर अटैक कर रहा होता है। साथ में ही लू फेंग ने अपने सेकंड आइडेंटिटी को भी रिवील कर दिया होता है, ब्लड क्लाउड पैस लेयर। लू फेंग ने अपने गोल्डन वन बीस्ट को भी सीक्रेटली रिलीज कर दिया होता है पहले से ही। अब उसे भी नहीं पता होता है कि ये ब्लड क्लाउड पैस मास्टर कहाँ से आ गया और चिल्ला कर कहता है कि तुम तो बहुत समय से छिपे हुए थे, आखिर तुम इस ह्यूमन के साथ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैं तो बस इसके साथ मिला होता हूँ। ब्लड क्लाउड पैस लीडर भी कहते हैं हाँ मैं तो इसके साथ हूँ और ये तुम्हें क्या लगता है ये मुझे कंट्रोल कर सकता है, जिसके साथ वो दोनों मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। अब उसे नहीं पता था कि लू फेंग ही ब्लड क्लाउड पैस लीडर है। अभी तक किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होता है कि ब्लड क्लाउड पैस लीडर ही यहाँ पे लू फेंग है, जिसके बाद वो उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लू फेंग अपने मिनिएचर यूनिवर्स को भी यूज़ कर रहा होता, साथ में केओटिक एयर फ्लो को भी यूज़ करके उस पर मारने लगता है। यहाँ पे ब्लड क्लाउड पैस लीडर मास्टर स्टार टावर के लॉन्ग शटर्स को यूज़ करके मारने लगता है। लू फेंग अपने ब्लेड को यूज़ कर मारने लगता है। इसको देख कर यंग मास्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसकी गॉली बॉडी सिर्फ 10% तक ही बची होती है और वो कहती है कि डैम तुम मुझे नहीं मार सकते हो। और यहाँ पे लू फेंग उस पे अटैक किए जा रहा था और कहता तुम अब मरने वाले हो और दोनों मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। और ऐसे ही दिखाया जाता है कि ब्लड क्लाउड पैस में स्टार टावर के सेकंड लेवल को अनलॉक किए होता है, उस पर वो अटैक कर देता है और इसके कारण वो बहुत ही गहरे सदमे में चला जाता है क्योंकि यंग अनमास्टर यहाँ पे उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ब्लड क्लाउड पैस मास्टर भी सर्टेनली 4th टायर पे आ चुका होता है, साथ में उसके पास डोमेन भी होती है जिसके कारण वो 5th टायर के लेवल में आ चुका होता है। यहाँ पे वो उस पर भारी पड़ रहा होता है और दोनों मिलकर फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो सोचता है कि मैं अभी स्टार मास्टर पे मैं सिटी लेयर से थोड़ा सा कमजोर हूँ, लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि हम दोनों मिलकर यांग मास्टर को हरा सकते हैं। ब्लड क्लाउड पैस मास्टर लू फेंग अपनी बॉडी से कंबाइन अटैक करके उस पर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन यांग मास्टर वहाँ पे सप्रेस हुए जा रहा होता है, उसकी गॉली पावर वीक होने लगती है, जिसको देखकर लू फेंग कहता है तुम कितना टॉलरेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे वो हार मान ही नहीं रहा होता है। अब देखते ही देखते हैं 9 सेकंड पास हो चुके होते हैं इन सबको फाइट होते हुए। 9 सेकंड आपको बहुत ही कम लगेंगे, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर के बीच में 9 सेकंड ही बहुत काफ़ी होते हैं। कोई सुप्रीम मास्टर लड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा में जितने भी सुप्रीम मास्टर उन सबको फाइट खत्म हो जाती है, वो ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाते हैं, एक ही बार में मार काट करो और निकल चलो। अब यहाँ पे दिखाया जाता है यांग मास्टर वहाँ पे सह नहीं पाता, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लू फेंग उसको जाने तो देगा ही नहीं। लू फेंग उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो उसको जाने तो देने वाला नहीं था। दिखाया जाता है कि वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ से भागने में ही कामयाब हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसको मार पाना लू फेंग के लिए भी बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता। लू फेंग कहता है कि अगर देखा जाए उसने ये न्यूज़ को भी फैला दिया ब्लड क्लाउड पैस लीडर और मेरे बारे में तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लाउड पैस मास्टर ह्यूमैनिटी के खिलाफ कोई भी झगड़ा नहीं करता, जिसके बाद लू फेंग वहाँ से निकल जाता है और यांग मास्टर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब देखो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक यूनिवर्स मास्टर को मार पाना बहुत ही मुश्किल होता है और लू फेंग के लिए भी कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यांग मास्टर अपनी वापस आ जाता है क्लैन में, जहाँ पे वो बहुत ही गुस्सा होता है। वहाँ पे एक फिगर आके कहता है यांग, तो यांग कहता है गोल्डन सर्वाइवर, और यहाँ पे वो कहता है कि यांग आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें बता देता है जो कि उसके साथ हुआ होता है, लू फेंग के बारे में भी और ब्लड क्लाउड पैस मास्टर के बारे में भी। यहाँ पे वो दोनों मिलकर यहाँ से फाइट कर रहे हैं।
उन्हें पता चल जाता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो उन्हें हरा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये न्यूज़ सब जगह फैल जाती है और इसी कारण सबको ये भी पता चल जाता है कि ब्लड क्लाउड पैस मास्टर कभी भी ह्यूमंस पे इसलिए नहीं अटैक करते थे क्योंकि वो ह्यूमंस का सपोर्ट किया करते थे। और सब तरफ ये न्यूज़ फैलने लग जाती है और सबको इस चीज़ के बारे में पता चल जाती है। लू फेंग को भी इसके खबर में बारे में पता चल जाती है कि यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जिसे पता था कि ब्लड क्लाउड पैस लीडर के कई सारे एनिमीज हैं यहाँ पे, इसी कारण उस पर भी खतरा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग तो इतनी आसानी से हार तो मानने वाला नहीं था। यांग ओंग भी लू फेंग से रिवेंज के लिए तैयार था कि वो लू फेंग को मार के रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग ने उसकी बड़ी बेइज्जती की होती है। यहाँ पे लू फेंग इतना केयर नहीं करता क्योंकि लू फेंग तो एनिमीज बनाते ही रहता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता जा रहा होता है। दिखाया जाता है कि लू फेंग ने जो अपने 100 टाइम्स उसमें नाइट लेयर में गया होता है, जिसके कारण वो यहाँ पे फेल हो गया था। तो लू फेंग यहाँ पे माइंड बनाता कि अब मुझे अपने स्टार टावर को यूज़ करना चाहिए अंदर जाने के लिए। इसके कारण वो वहाँ से उस ट्रेजर्स को पा सकता है। लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर छोड़ देता है। लू फेंग अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ वहाँ पे स्टार टावर के साथ निकल पड़ता है। स्टार टावर 10,000 किलोमीटर बड़ा हो जाता है और वो आगे जाने लगता है। वो सीधा जा रहा होता है। लू फेंग उन सारे लेयर्स को तोड़ता हुआ उस मिस्टीरियस प्लेस की तरफ जाने लगता है और कहता है मुझे कैसे भी करके सक्सीड होना ही होगा। लेकिन तभी लू फेंग को एक टेरिफाइंग शॉक वेव महसूस होती है जो कि उसको हिट करने लगते हैं। लू फेंग उसको रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लू फेंग उसको बड़ी मुश्किल से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लू फेंग भी कहता है अगर मेरे पास स्टार टावर न होता तो इस अटैक से मैं एक ही झटके में मार जा सकता हूँ। इसे लू फेंग कहता है कि इंपीरियल इसी कारण वहाँ पे मारे जा चुके थे क्योंकि उसके पास एक टॉप टायर पैरास्टार 2 ट्रेसिंग था। यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ना लगता है, स्टार टावर को छोटा करके उसमें आगे जाने लगता है। अब यहाँ पे स्टार टावर छोटा होता है तो उसमें जरा सा टकरार होती है। वो एक ब्लेड स्टार टावर को अफेक्ट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि स्टार टावर बहुत ही पावरफुल थी और वो सारे अटैक स्टार टावर का कुछ भी खरोच तक नहीं कर सकती थी। स्टार टावर आगे बढ़ने लगता है और लू फेंग भी आगे बढ़ रहा होता है। वो बहुत ही स्पीड से अंदर जाने लगता है जहाँ पे उसकी स्पीड 50 टाइम्स लाइट ईयर्स की इतनी फास्ट होती है। टाइम फ्ली होने लगता है। आधा एक महीना गुजर जाता है। स्टार टावर 5 लाइट ईयर्स पास हो चुकी होती हैं। वो आगे जाता है और वहाँ पे जितनी भी बेकार की अटैक होती है वो उन सबको स्किप करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ पे एडप्ट और एब्जॉर्ब हो रहा था, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी हो रही होती है। लू फेंग कहता है ये अटैक तो 5 कलर अरोरा लेक्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद लू फेंग आगे बढ़ता है और 3 दिन और बीत जाते हैं। लू फेंग अपने जायंट विंग्स की तरफ आगे जाने लगता है लेकिन तभी वो वहाँ पर देखता है जिसको देखकर उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तो शॉक होता हुआ कहता है ये कोई विंग नहीं है और कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अब लू फेंग इतना पास तो आ चुका था कि वो उस विंग्स को देख सकता था जो कि एक फैंटम की तरह दिख रहा था। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये विंग्स ये काउंटलेस ब्लेड्स की लग रही है, ये जरूर टेरिफिक टूटोस के जैसा हो सकता है। लू फेंग बहुत ही एक्सलरेट हो जाता है और फ्लाइंग करना शुरू करता है। एक दिन और लग जाता है। लू फेंग को और भी अच्छे से दिखाई दे रहा था जो कि असल में एक व्हाइट विंग के जैसा था और वो आगे बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे लू फेंग कहता है मुझे कैसे भी करके उसे लेना ही होगा। स्टार टावर उससे 100 मिलियन किलोमीटर दूर था, फिर 10 मिलियन किलोमीटर पास, 1 मिलियन किलोमीटर पास आ जाता है। लू फेंग ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। डिस्टेंस कम होती जाती है, 1 लाख किलोमीटर, 60,000, 30,000 किलोमीटर। लेकिन लू फेंग को यहाँ महसूस होता है कि यहाँ पे उससे के साथ कुछ न कुछ तो गलत है। जितना ज़्यादा पास जा रहा था उतनी ज़्यादा उसको अंदर जाना पड़ा मुश्किल था। यहाँ पे बहुत ही टेरिफिक पावर का सामना करना पड़ गया था। 20,000, 15,000, 10,000 किलोमीटर वो पास आते जाता है। यहाँ पे लू फेंग उसको रेजिस्ट करता है। 5, 4, 3,000 ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। लेकिन लू फेंग यहाँ पे आगे बढ़ रहा था। दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक मेंटल फोर्स लू फेंग पे पड़ी थी जो आवाज़ लू फेंग से कह रही हो कि यहाँ से भाग जाओ बास्टर्ड, नहीं तो यहाँ पे मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन लू फेंग तो यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। वहाँ पे वो उस मेंटल फोर्स से लू फेंग पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता। लेकिन वो आवाज़ फिर से बोल रही थी रैट बास्टर्ड स्क्रैम, भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारे सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन लू फेंग रुकता नहीं। 2,000, 1,000 किलोमीटर आगे बढ़ता जा रहा होता है। लेकिन वो जितना पास जा रहा था उतना था उसके लिए मुश्किल हुआ था। 600, 400, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 60, 50 ऐसे करके वो क्लोज आता जा रहा होता है। लेकिन तभी लू फेंग को विंग्स में दिखाई देने लगती है जो कि असल में एक
ब्रोकन था और एक डैमेज था, जिसको देखकर लू फेंग कंफ्यूज हो गया था कि आखिरकार ये डैमेज और स्क्रैच कैसे हो सकता है, क्योंकि एक सुप्रीम ट्रेडर्स को कोई भी यहाँ पे डैमेज नहीं कर सकता, ना ही उसे ब्रोक कर सकता, तो आखिर ये कैसे हो सकता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सी विंग्स को भी कोई भी यहाँ पे डैमेज कर सकता है, लेकिन उसे पता था कि यूनिवर्स उस दिन बहुत ही मिस्टीरियस है, यहाँ पे बहुत ही पावरफुल बंदे मौजूद थे, और वो सोचता है कि अगर ऐसा जो बंदा सुप्रीम 212 को भी स्क्रैच मार दी, वो जरूर 2 होली ग्राउंड से आता होगा, नहीं तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो उसको आराम से एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे फिर से वो आवाज़ आने लगती है जो लू फेंग से कहता है गेट लॉस, यहाँ से चले जाओ ना मैं तुम्हें मार दूंगा। लू फेंग की जितनी भी दूरियाँ होती है वो पास होने लगती है, 45, 40, 36, 34, 32, 30, 28 किलोमीटर ऐसे ही पास होने लगती है, लेकिन लू फेंग टॉलरेट करते हुए उसके पास 22, 20, 18 किलोमीटर पास आने लगता है। लेकिन दिखाया जाता है कि एटलीस्ट 16 किलोमीटर के बाद लू फेंग फाइनली स्टॉप हो जाता है। लू फेंग के लिए आगे जाना बड़ा मुश्किल था, यहाँ पे 16 स्टॉप किलोमीटर पे ही लू फेंग रुका हुआ था, उसी के आगे व्हाइट विंग्स मौजूद थे, और आधे साल बाद वहाँ पे लू फेंग वहाँ पे ऐसे ही बैठ जाता है। आधा साल गुजर जाता है, लू फेंग फाइनली अपनी आंखों को ओपन करता है। बताया जाता है कि इस मेंटल प्रेशर के अंदर लू फेंग ने अपने आधे साल में अपने विल पावर को और भी बढ़ा लिया होता है। लू फेंग कहता है चलो अब व्हाइट विंग्स को देखने की बारी है, मुझे कैसे भी करके उस व्हाइट विंग्स को लेना और लू फेंग उसके पास आने लगता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वहां से फिर से आवाज आने लगती है जो कहती है यहाँ से चले जाओ। दिखाया जाता है कि लू फेंग जैसे ही आगे बढ़ता है उस पर और भी ज्यादा फोर्स आने लगती है, लेकिन लू फेंग उसके पास जा ही नहीं पा रहा होता, वो पेयर ऑफ विंग्स उसके पास आने ही नहीं दे रहा था। अब उस विंग्स की साइज 100 मीटर्स होती है, स्टार टावर उसके पास पहुंच ही नहीं पा रही होती है। लू फेंग स्टन हो जाता है और कहता है कि आखिर कैसे, मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ, ये 16 किलोमीटर के मैं पास जा ही नहीं रहा। लू फेंग ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। लू फेंग हमेशा की तरह नया तरीका यूज करता है, लेकिन ऐसे नहीं होता, वो हर बार फेल हो जाता है। यहाँ पे उसे कैसे भी करके उस विंग्स को पाना था। 9 दिन और बीत जाते, लेकिन सडनली यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग के अंदर स्टार टावर। लू फेंग अपने माइंड को भेजता है और तभी यहाँ पे एक एंशिएंट वर्ड लू फेंग के माइंड में आती है जो कहती है ह्यूमन। यहाँ पे लू फेंग कहता है आखिर तुम कौन हो, तो यहाँ पे एंशिएंट वॉइस कहती है कि मैं इस विंग 212 की स्पिरिट हूँ। अब ये सुनकर लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि क्या ये तो सुप्रीम 212 की स्पिरिट है। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हर एक सुप्रीम 212 की अपनी अपनी स्पिरिट्स होती है। स्टार टावर की अपनी स्पिरिट्स हैं जो कि आपने अभी तक नहीं जाना होगा, सी विंग्स के भी अपने अपने स्पिरिट्स हैं। लू फेंग हैरान हो गया था। अब एंशिएंट वॉइस तो कहती है कि मुझे भी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक कंपोनेंट आउटसाइड वर्ल्ड में मौजूद हुआ। तो लू फेंग शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे वो डैमेज विंग्स की एंशिएंट वॉइस कहती है कि मैंने अपने मास्टर के साथ कई सारे बैटल्स को ज्वाइन किया था जहाँ पे वो मारे गए थे, मेरे विंग्स डैमेज हो गए थे और नए स्पिरिट यहाँ पे विंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। मैं नया बॉर्न स्पिरिट हूँ जो कि इसके अंदर आया हुआ हूँ, मैं बहुत ही लंबे अरसे से यहाँ पे स्टॉक हुआ हूँ। तो लू फेंग सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। अब लू फेंग सोचने लगता है कि आखिरकार किसने इसको डैमेज किया और किसने इसके मास्टर को मारा होगा। तो स्पिरिट कहती है कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ बिना मास्टर के, नेचुरली मेरे मास्टर मारे गए हैं, यहाँ पे मैं काउंटलेस ऐसे यहाँ पे ट्रैप हूँ और मैं यहाँ पे निकल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो लू फेंग कहता है मदद, बताओ कैसी मदद। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे 4 ब्लड स्टोन में विंग्स में ही ये ब्लड स्टोन के कारण मेरी विल पावर यहाँ पे मैं सप्रेस हो गई, यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। तुम मेरे ऊपर के विंग्स के इंजरी को देख पा रहे हो ना, ये शायद 3 ब्लड स्टोन्स के कारण है। मुझे कुछ प्रीशियस 212 चाहिए जिनको मैं स्वैलो करके अपने आप को रिस्टोर कर सकती हूँ, अपने पावर को फिर से वापस पे ला सकती हूँ, जिसके बाद तुम मुझे कोई भी अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है कि उसके पास परफेक्ट लाइफ जीन्स होनी चाहिए, उसकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर तुम अनडाइंग फाइटर हो तो तुम्हारी विल पावर यूनिवर्स नाइट हो तो यूनिवर्स मास्टर हो तो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की जितनी हो सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे नहीं हो सकते हो। अब यहाँ पे लू फेंग को यहाँ महसूस होने लगता है कि कुछ तो गलत है, यहाँ पे जरूर झूठ बोल रही है। यूनिवर्स मास्टर परसीव कर सकते हैं। लू फेंग ने भी एक्सपीरियंस किया था कि कैसे स्टार टावर को अपना मास्टर वो बना था। यहाँ पे विंग स्पीड की विंग 212 भी लू फेंग के माइंड्स में
यहाँ पे मैसेज भेज रही थी और यहाँ पे लूफिंग को कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा था। देखा जाए तो लूफिंग जो वो कंडीशन बता रहा था उन दोनों में परफेक्टली मैच करता। उसके पास परफेक्ट जिन लेवल थी, पावरफुल विल थी, वो उसका आराम से मास्टर हो सकता है। लूफिंग कहता है कि अब मुझे समझ में आया, मैं देखता हूँ तुम किस प्रकार का मेरे साथ खेल खेलती हो। अब लूफिंग अंदर ही कहता है कि तुमने जो कंडीशन कहा मैं दोनों में फिट हूँ और यहाँ पे मेरे लाइफ जिन परफेक्ट है, मैं यूनिवर्स नाइट भी हूँ। तो जिसके कर वो कहता है कि यार तुम दोनों में फिट हो। तो लूफिंग कहता है हाँ मैं यूनिवर्स नाइट हूँ। तो स्पीड कहती है कि झूठ मत बोलो, मैं यहाँ पे तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती हूँ कि अगर तुम फिट कंडीशन में नहीं रहे। अब यहाँ पे लूफिंग उसकी तरफ देख रहा होता है। सेविंग्स वो दोनों यहाँ पे सीख कर रहे होते क्योंकि वो दोनों आपस को एक दूसरे को बुला रहे हैं। अब लूफिंग कहता है मैं झूठ नहीं हो रहा हूँ, मैं यूनिवर्स नाइट हूँ और मेरे पास परफेक्ट लाइफ जिन लेवल है, मैं तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ। तो स्पीड कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या हुआ, ईमान जो ब्लड स्टर में ये मुझे सप्रेस की हुई है, यहाँ से तुम्हें मुझे 2 ट्वेल्स देना होगा जिसके कारण मैं यहाँ पे अपने आप को रिकवर कर लूँ, जिसके कारण बाद में तुम मुझे तुम्हें मास्टर बन सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लूफिंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ, चलो अपनी बॉडी की कोड लिप्स मुझे दो ताकि मैं उसे पकड़ सकूँ। तो यहाँ पे स्पीड कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी ट्रस्ट कैसे करूँ। तो लूफिंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहता है मैं ब्रोकन हूँ, मुझे रिपेयर करने के लिए कुछ 2 ट्वेल्स चाहिए, अगर तुम मुझे कुछ 2 ट्वेल्स दोगे तो मैं यहाँ पे अपने पार्ट को रिकवर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लूफिंग कहता है कि आखिर तुम्हें किस टाइप का ट्वेल्स चाहिए। तो स्पीड कहता है पाइनिकल 2 ट्वेल्स ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूँ, जैसा कि तुम्हारे पास वो ब्लेड लिए हो ना, मुझे वो चाहिए। तो लूफिंग हेसिटेट करने लगता है। तो स्पीड करता है कि मुझे खुद को रिपेयर करना है और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी तुम और भी स्ट्रॉन्गर हो जाओगे, जिसके कारण तुम्हें इस ब्लेड की भी जरूरत नहीं। तो स्पीड भी यहाँ पे उसे ऐसे समझाने लगता है, जहाँ पे लूफिंग कहता है कि क्या मैं ही वो फर्स्ट हूँ जो कि करने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्पीड कहता है कि नहीं, यहाँ पे पहले 2 और आ चुके थे, लेकिन दोनों यहाँ पे इन सब के बारे में कुछ नहीं कर पाते, वो सभी के पास इतनी काबिलियत नहीं, तो यहाँ पे वो सभी मारे भी गए। अब लूफिंग यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान से सुन रहा था। अब विंग्स यहाँ पे वो आगे ऐसे लूफिंग काम से हर एक चीज़ों को सुन रहा था, लेकिन यहाँ पे स्पीड उससे कह रही थी कि मुझे पाइनिकल 2 ट्वेल्स देखो ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूं, मेरे ऊपर ब्लड स्ट्रेंथ है जिसके कारण यहाँ पे कोई मुझे आज़ाद नहीं हो सकते। लूफिंग अपने स्टार टावर से पूछता है, स्टार टावर जो व्हाइट विंग्स जो कह रही है क्या वो सच कह रही है। अब लूफिंग अपने स्टार टावर की स्पीड से बात करता है। स्टार टावर की इंटेलिजेंस उतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ही लंबे अरसे से वहाँ पे था। तो लूफिंग पूछता है क्या ये ट्रैप है। यहाँ पे देखा जाए तो मेंटल वेव स्पीड टावर से आने लगती जो कहती मास्टर मैं अंदर लॉर्ड्स ऑफ सेक्टर और अनडाइंग फाइटर यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर तक आ चुके हैं, मेरे अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन है जहाँ सुप्रीम ट्यूटर्स के बारे में नहीं जानती और मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कि यहाँ पे आके स्पीड ऑफ विंग्स क्या कह रही है। यहाँ पे लूफिंग शांत हो जाता है कि आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लूफिंग को लग रहा था कि वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लूफिंग ऐसे स्टेट करने लगता है क्योंकि यहाँ पे अगर उसका ट्रेस ले लिया गया तो वो भी ट्रेस चला जाएगा और लूफिंग उसको अपना मास्टर भी नहीं बन पाएगा। लूफिंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और कहता है मेरी जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पे मैं अपनी विल पावर को पहले साइड करूँगा फिर बाद में यहाँ पे करूँगा। लूफिंग वेट करने लगता है, टाइम पास होने लगता है, लूफिंग अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने लगता है। यहाँ पे लूफिंग का देखते देखते 6 साल बीत जाता है और स्टार टावर से अब 15 किलोमीटर से दूर होती है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और देखते हैं कि आगे क्या होना, क्या लूफिंग उस विक्स पीस को ले पाता है या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय।